नमस्कार, मैं दीपक झोलछा पत्रकार पैमाने दर्शकों का अवस्था। आप सभी को याद है कि मध्य प्रदेश में आने समय चुनाव है, तो चुनाव में जो कहा बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट जारी की है। इस वक्त हम मौजूद है भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ की हम स्थिति आपको बताएंगे कि यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी को जो घोषित किया गया है, किस आधार पर घोषित किया है और इन्हें लगभग यहाँ पे कितने सर्वे के हिसाब से कितने के नाम चल रहे थे, क्या मुद्दा रहा पूरा जो यहाँ का जो बात की जाए, जो टिकट फाइनल हुआ, किस मुद्दे पे फाइनल हुआ, क्या सहमति बनी थी यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ हेमराज पारसकर जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि हम उनसे बात करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र के आप क्या बहुमत बना, किस प्रकार से यहाँ की राजनीति आप देखते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र का, तो टिकट तो फाइनली महेंद्र सिंह चौहान जी को दे दी गई है और मैं लगातार 2013 से प्रयास कर रहा हूँ। 2013 में किया, 18 में लगभग काफ़ी स्थिति बन गई थी मेरी टिकट की फाइनली, तब मुझे नहीं मिली और 2023 में भी मैंने प्रयास किया था और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली सर्वे में मेरा अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा। किंतु ठीक है, जो संगठन, जो विचारधारा या जो पार्टी तय करती है वो तो अंतिम होता है, लेकिन हाँ, जो जनभावनाएं थी जो क्षेत्र के लोगों की कि हाँ परिवर्तन हो, चेहरा बदले, ये सबकी इच्छाएं थी। चूंकि सब लोग चाहते थे कि कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो, ये जरूर लोगों की जनभावनाएं हैं। हाँ, बात की जाए जो आपके कार्यकर्ता थे, आपका भी यहाँ पे सर्वे में भी नाम चल रहा था, और ऐसा आप क्या कारण मान सकते हैं कि जो टिकट में किस प्रकार से, क्योंकि सर्वे के प्लस हमारी टीम ने यहाँ पे आपका काफी जायजा लिया, तो सब सर्वे में आपका नाम आ रहा था। तो आप कहाँ देखते हैं कि कहाँ आपसे कसर हो गई, कहाँ आपसे गलती हो गई, या फिर इस चीज को अभी आपको और समय इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, टिकट के संबंध में तो ऐसा है कि जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है वो सर्वमान्य है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मैं यही मानता हूँ कि ठीक है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को और काम करना है और मुझे भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना है, ताकि नेतृत्व को लगे कि हाँ ये योग्य है। और जिस दिन उनको लगेगा, निश्चित तौर पर पार्टी मुझे सेवा का मौका देगी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने कार्यों से यह इंगित किया है, यह प्रतिपादित किया है कि आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद ही नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बड़े बड़े पोर्टफोलियो पर वो विराजमान है आज। तो ये अपने आप में एक स्वयं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमें बस कार्य करने की आवश्यकता है। और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो ये है कि आप सबको समाज में जो उपेक्षित है, शोषित है, पीड़ित है, जो दूरी पर है, उनके लिए कार्य करना है। समाज का वो अंग जो पिछड़ा है उसको आगे लाना है और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के जो है आपको कार्य करना है। तो उसमें हम लगातार सतत लगे हुए हैं। आपका बात की जाए राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ था आपका? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है मेरी राजनीतिक कैरियर का, तो मैं बाल्यकाल से ही राजनीति के लिए प्रभावित था। मैं याद करना चाहूँगा अपने अतीत को, तो 93 में जब मैंने फर्स्ट टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाइव लोकसभा के डिबेट में देखा, तब से ही मेरे मन में राजनीति के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जीवन में अगर कैरियर बनाना है, और मेरा लक्ष्य मैंने राजनीति तय कर लिया था। तब से ही राजनीति को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और मैं अपने जीवन में सिर्फ राजनीति को ही अपना जो है मुख्य लक्ष्य बनाना चाहता हूँ। और राजनीति के माध्यम से, और ये प्लेटफॉर्म है, ये माध्यम है, इसके माध्यम से मैं लोगों की, समाज की और राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। तो आपने जो कहा राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ, तो इसमें मतलब किस प्रकार से आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने सोच, विचार और अपने एक विजन के साथ वो लोगों की, समाज की और क्षेत्र के जो डेवलपमेंट है उसको करके वो सही मायने में वो सेवा कर सकता है। तो मेरा अपना मानना है कि भैंसदेही विधानसभा कहीं ना कहीं, आज भैंसदेही विधानसभा को इसको टैग लगा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में से एक है। तो कहीं ना कहीं इस टैग को हटाना है और भैंसदेही विधानसभा को संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक विकसित विधानसभा के रूप में प्रस्तुत करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और पूरे बैतूल जिले के लिए भी मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि बैतूल जिले में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो नहीं हुई, जैसे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, साथ ही यहाँ पर ना कोई लघु उद्योग है, ना मंझोले उद्योग है, ना बड़े उद्योग है। तो मैं चाहता हूँ कि बैतूल जिले के प्रत्येक विधानसभा में एक एक, दो दो
इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि बैतूल जिले की एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रोजगार की, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं रोजगार के लिए। और खास करके मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ तो मैंने कोरोना काल में काम किया है फर्स्ट वेव में। यहाँ पर हजारों हमारे मजदूर जो थे वो नॉट फॉर इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ऐसे तमिलनाडु कई राज्यों में जो है लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, तो बहुत दुख होता है। तो मेरा एक मानना है कि मैं यहाँ जो है रोजगार के जो संसाधन है उसको मैं पैदा कर सकूं, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकूं, ये मेरा मानना है। तो ये मेरा प्रमुख विषय है, लेकिन इसके अलावा मैं चाहता हूं कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सिंचाई हो, स्वरोजगार हो, रोजगार हो, उद्योग यहाँ पर लगे, और इस प्रकार से जो है पूरे भैंसदेवी विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो, और इसी प्रकार से पूरे बैतूल जिले का सर्वांगीण विकास हो। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बात की जाए इस बार टिकट की आपका, तो क्या आप मतलब कब से टिकट की दौड़ में लगे हुए थे और आप कब तक इंतजार कर रहे हैं? मैंने सबसे फर्स्ट टाइम 2013 में टिकट मांगा भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी बार 2018 में मांगा, जिसमें लगभग काफ़ी हद तक फाइनल के स्टेज पर आकर के मुझे टिकट प्राप्त हुई। 2023 में भी सारे सर्वे यही बता रहे कि लगभग मैं अच्छी स्थिति में था, और चूंकि मैं लंबे समय से प्रशासनिक सेवा में था तो मैंने प्रशासनिक सेवा का परित्याग भी कर दिया है, और मैं आम कार्यकर्ता के रूप में जो है अब मैं लोगों के बीच में हूँ, और एज राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता रहूँगा। आप इस बार फिर नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, नाराजगी जैसा कोई प्रश्न नहीं है, वो तो पार्टी को जब लगेगा तब पार्टी मुझे टिकट देगी, और वो पार्टी का है, वो सिर्फ नेतृत्व का के हाथ में है वो निर्णय लेना, तो वो लेगी। बाकी हाँ, ये है कि जो आप पूरी विधानसभा घूमिए, आप चूंकि प्रिंट मीडिया से हैं तो आपको स्वतः ही संज्ञान हो जाएगा कि परिस्थितियाँ क्या है विधानसभा की। उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कुछ कहना उचित भी नहीं रहेगा। आप स्वयं घूमिए और लोगों से जुड़िए, पूरी विधानसभा में जाइए। हमारा विधानसभा मोस्टली 99% ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ केवल भैंसदेवी एकमात्र शहर है जिसमें मात्र 10,000 वोटर है। टोटल 2,56,000 वोटरों में 2,46,000 वोटर हमारे ग्रामीण है, और हमारा क्षेत्रफल विधानसभा का बैतूल जिले में सबसे ज्यादा है। आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं तो भ्रमण पिकर जो बात की है, कांग्रेस या बीजेपी का, यहाँ पे किसका देखते हैं? देखिए, वोट बैंक तो किसी का ऐसा श्योर नहीं है, मतलब वो काफी हद तक जो है आजकल ये भी हो रहा है कि पार्टी को देख करके लोग वोट देते हैं, चेहरे को, व्यक्ति विशेष को देख करके वोट देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को प्लस या माइनस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद लगातार जो सराहनीय और अनुकरणीय जो कार्य कर रहे हैं, और जो पूरे प्रदेश के विकास के लिए और हर वर्ग के लिए, हर जाति धर्म संप्रदाय के लिए जो काम किया है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है मध्य प्रदेश में और हमारी विधानसभा में। फर्क ये है कि बस थोड़ा सा जो लोग चाहते हैं वो थोड़े निर्णय सही हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आदर्श की बात की जब आपका अपना आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, मेरे वैसे महापुरुषों में तो मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया है स्वामी विवेकानंद जी को। मैं बाल्यकाल से स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श महापुरुष रहे हैं, और उसके बाद मैंने गांधी जी को भी काफ़ी अध्ययन किया है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी, और इसके अलावा भारतवर्ष के जितने भी, चूंकि मेरा इतिहास प्रिय विषय रहा है, तो जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, या कोई भी महापुरुष, मैं सारे महापुरुषों का अध्ययन करता हूँ। और महापुरुष सच मायने में अगर जीवन में आपको सही रास्ते पे चलना है तो महापुरुषों से अच्छा कोई पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता है। और दूसरा, आप मैं कहना चाहूंगा राजनीतिक आदर्श की आप बात करें तो मेरे राजनीतिक आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी है, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभावित होकर के ही मैंने अपना कैरियर या अपनी जो दिशा है राजनीति में परिवर्तित की, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख के, तो मैं उनको अपना आदर्श राजनेता मानता हूँ। बात करें आपकी विधानसभा क्षेत्र की, तो आप आपकी विधानसभा जो मतदाता उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मतदाताओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब सही सोच को, सही विचार को और सही आइडियोलॉजी को ही आप स्वीकार करें। आप कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहें, कहीं न कहीं आप मानवतावाद के साथ खड़े रहें, कहीं न कहीं आप ऐसी पार्टी के साथ खड़े रहें जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लाया। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल है, और मैं मानता हूं कि मतदाताओं से कि वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, और पुनः मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके अपने विकास कार्य को जो है आगे बढ़ाए, और एक शीर्ष
स्तर पर जो है विकास कार्य, ऐसा सर्वांगीण विकास हो कि हमारा मध्य प्रदेश जो है पूरे भारतवर्ष में जो है ये मानचित्र पे एक विकसित राज्य के रूप में प्रतिस्थापित हो सके। ये थे हमारे साथ आप रणनीति किनको फॉलो करते वो भी थोड़ा आप पूछ लें। इसको काट दीजिएगा। वो तो हम कर देंगे। आप राजनीति में किनको हाँ, सबसे अच्छा ठीक है। रणनीतिकार मानते हैं? बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति में आप किसको सलाहकार मानते हैं? देखिए, जहाँ तक रणनीति का प्रश्न है, मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, मैंने सबसे ज्यादा अध्ययन मैंने चाणक्य का किया है और मैं ये मानता हूँ कि चाणक्य जो है वो पूरे विश्व में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ थे। इसलिए मैं अपने रणनीतिकार के रूप में मैं चाणक्य को फॉलो करता हूँ और चाणक्य मेरे आदर्श हैं। मतलब चाणक्य से अच्छा राजनीतिक मार्गदर्शक आपका कोई नहीं हो सकता है। आप उनकी अर्थशास्त्र पढ़िए या उनके जीवन के विभिन्न सोच विचार दृष्टिकोण को देखिए, तो वो एक प्रकार से राष्ट्र संत थे, राष्ट्र ऋषि थे, जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा। और जब उन्होंने प्रथम सम्राट इस भारत को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में दिया, तो तब से लेकर के 1206 तक लगभग 1400-1500 वर्षों तक कोई भी विदेशी आतताई इस भारत पर राज्य नहीं कर सके। तो एक व्यक्ति की सोच विचार और उसके विजन के कारण से भारतवर्ष 15 वर्षों तक विभिन्न विदेशी आतताई यहाँ भारत में आए, लेकिन कभी भी वो इस देश पर राज्य नहीं कर सके। तो मैं मानता हूं कि इस देश को चाणक्य जैसे रणनीतिकारों की आवश्यकता है, जो इस राष्ट्र को सही मायने में इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कर सके और पूरे विश्व पटल पर हम कैसे विश्व गुरु बन सके, हम कैसे अपने आप को पूरे विश्व के मार्गदर्शक के रूप में जो है प्रतिस्थापित कर सके, वो हम कर सकते हैं। उनके विचार आपको कौन से ऐसे हैं जो हर समय आपको याद आते हैं? जो मुझे सबसे अच्छा उनका जो विचार लगता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम। जब सिकंदर ने इस देश पर आक्रमण किया, तो वो नंदवंश के जो राजा थे, जो उस समय मगध सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लाखों की सेना हुआ करती थी, तब उन्होंने जो है वहाँ के जो राजा घनानंद है उनसे प्रार्थना की कि भाई ये जो सिकंदर आक्रमण कर रहा है, जो विदेशी आतताई आक्रमण कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो नेतृत्व करिए। तब घनानंद ने कहा नहीं, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तो वो घनानंद से रुष्ट हो गए और तब उन्होंने प्रण किया कि नहीं, मैं इस राष्ट्र को एकता और अखंडता, क्योंकि वो बार बार जो विदेशी आक्रमण होते थे कहीं ना कहीं चाणक्य को वो चिंतित करते थे। वो थोड़ा सा उनको लगता था यार ये गलत है, ये हमारे राष्ट्र के साथ में ये गलत है कि विदेशी आतताई आते और हमारे देश पे आक्रमण करते, यहाँ की बहुमूल्य पूंजी को ले आते। तब उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया कि मुझे इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोना है और इस राष्ट्र की एकता अखंडता को इस स्तर तक ले जाना है कि कोई विदेशी आतताई जो है भारत देश पर आक्रमण करने की भी नहीं सोचे, और आक्रमण करे तो वो नष्ट हो जाए। और आपने देखा होगा 1206 तक, गुलाम वंश की स्थापना तक, कोई विदेशी आतताई इस देश पर राज्य नहीं कर सका। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी व्यक्ति का है तो आचार्य चाणक्य का है। हमारे साथ मौजूद थे हेमराज बारस्कर जी, जो बहसदेही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये इनका अभी 2013 से विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी के लिए नियमित रूप से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी तक बात की जाए प्रेजेंट में भी उनको टिकट से कहीं उनको अभी टिकट नहीं दिया गया। लेकिन उनका कहना है कि हम नियमित रूप से प्रयास करते रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते रहेंगे। और उन्होंने अपने चाणक्य नीति का भी इसमें विस्तार से हमें बताया कि और कहा कि इस बार मतदाता अधिक से अधिक वोट भी करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नियमित लगातार जो कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप उनके बारे में? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री तब बने हैं, तब से लेकर के आज तक उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वो भारत के लिए क्या समूचे विश्व के लिए एक मापदंड के रूप में सामने है। और उन्होंने पूरे भारत का नाम पूरी विश्व पृष्ठभूमि में जो है भारत को एक ऐसी जगह खड़ा किया है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं। और उन्होंने एक नए भारत का अभ्युदय किया है जिसको पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है और एक विश्व गुरु के रूप में जो है उसका अनुसरण कर रहा है। और आप आधारभूत संरचना की बात हो या सर्वांगीण विकास का प्रश्न हो, प्रत्येक क्षेत्र में वो जो है अथक परिश्रम कर रहे हैं और विकास का एक नया मापदंड स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि भारतवर्ष की समस्त 140 करोड़ जनता है जो है वो हर प्रकार से जो है एक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राष्ट्र के साथ अपने आप को जोड़ सके और पूरे राष्ट्र के विकास में जो है वो भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। तो इस प्रकार मैं मानता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिरमौर हैं। उन्होंने जिस तरीके से भारत का नाम पूरे विश्व में जो डंका बजाया है, मैं तो मानता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व करते रहे और भारत को इसी तरह विकास की दौड़ में आगे ले जाते रहे और
इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बना करके ही वो दम ले। हमारी पूरी शुभकामनाएं और हमारी पूरी जनभावनाएं उनके साथ है। 2024 का चुनाव, जहाँ तक मेरा मानना है 2024 का चुनाव स्पष्ट है। जैसे जनादेश भारत की जनता ने 2014 में दिया था, 2019 में दिया था, ठीक इसी तरह और कहे तो इससे बढ़ करके 2024 में जनादेश प्राप्त होगा। और ये जनादेश जिस प्रकार से उन्होंने 10 वर्ष तक भारत माता के एक सच्चे सपूत के रूप में जो जनता जनार्दन की जो सेवा की है, जो इस राष्ट्र के विकास के लिए कार्य किया है और जो विश्व में जो भारत की छवि निर्मित की है, इन सब के परिणाम स्वरूप, निष्कर्ष स्वरूप जनता जो है एक अच्छा प्रतिफल देंगी और जनता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को पूरा आशीर्वाद देंगी। पूरी जनता भारत की जो है उनसे प्रेम करती है, उनसे स्नेह करती है और उनको पुनः भारत का हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, यह हम सब संकल्प लेते हैं।